अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो लोकल एरिया का पेपर है, लोकल एरिया कह रहे हैं या सॉफ्ट एरिया कह रहे हैं, वो पूरा सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। प्रीवियसली मैं आपके साथ जो हार्ड एरिया का पेपर है उसके एमसीक्यूज़ अलग वीडियो, उसके शॉर्ट क्वेश्चन पे अलग वीडियो एंड उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर अलग वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। अभी इस लोकल एरिया के पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो ऑलरेडी ही मैं आपसे शेयर कर चुका था जब आपके ये एग्ज़ाम हुए थे। अब जो है इसके सोल्यूशन में इसके शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन रहता है, यानी सेक्शन बी जो आपके पास है उसका सोल्यूशन रहता है, और सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन सी करेंगे। तो अगर आपको वो हार्ड एरिया का जो पेपर है उसके सोल्यूशन चाहिए और अगर आपको नहीं मिल रहे तो उनका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और आज हम एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आपका जो आने वाला पेपर है उसमें भी इंशाल्लाह इसी तरह के क्वेश्चन ही, इसी तरह के टॉपिक्स से रेलिवेंट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 करेंगे। और इस सेक्शन बी के आपके पास टोटल 36 मार्क्स होते हैं, यानी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक के 4 नंबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन हार्ड एरिया के पेपर में भी आया था, लेकिन वहाँ एक्सप्रेशन कुछ और था, यहाँ कुछ और है। तो ये एक्सप्रेशन मैंने साइड पे लिख लिया है, इनको हमने सोल्व करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। तो जहाँ जहाँ जो जो लॉ अप्लाई होता जाएगा उसका मैं रेफरेंस देता जाऊँगा आपको। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जो लॉ यूज़ होगा वो ये वाला कि x मल्टीप्लाई वाई और इसकी होल पावर n लिखी हो तो हम x पावर n और y पावर n लिख सकते हैं। अब ये देखें ऐसा हम क्यों लिखेंगे, ये जो 4 है होल एक्सपोनेंट है तो ये 2 पे भी इंडिविजुअल लिख देंगे, 2 की पावर भी 4 आ जाएगा, a पावर 1 डिवाइड बाई 2 इसके ऊपर भी 4 आ जाएगा, b पावर 3 इसके ऊपर भी इंडिविजुअली 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसी तरह इस एक्सपोनेंट को भी इस पे इंडिविजुअली हर एक पे अप्लाई कर दें आप, तो ये आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 1 डिवाइड बाई 2, a एक्सपोनेंट माइनस 2 और होल एक्सपोनेंट माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली b पावर माइनस 6 और होल एक्सपोनेंट माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो और उसके बाद होल एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी। अब ये 2 पावर जो 4 है इसको इसी तरह रहने दें, 16 बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये डबल एक्सपोनेंट है, तो डबल एक्सपोनेंट में क्या होता है कि पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे जो रूल यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स पावर एम पावर एन, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन, इस तरह से। तो ये डबल एक्सपोनेंट है तो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a पावर, इसको एक स्टेप नीचे लिखते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। 2 पावर यहाँ पे आ जाएगा a पावर 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई इसको भी इससे हाँ। अब यहाँ पे ये 4 है तो 4 को क्या करेंगे, फैक्टराइज 2 पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ये डबल एक्सपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a पावर माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह ये भी एक्सपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, b पावर माइनस 6 और कितना आएगा, b पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब इसकी जो होल एक्सपोनेंट है वो कितनी आएगी, 1 डिवाइड बाई 3। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 पावर 4 तो एज इट ही आ गया, ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो रिमेनिंग आपके पास रह गया a पावर 2। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b पावर 12, ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 2 पावर माइनस 1, ये दोनों 2 भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो a पावर 1। सिमिलरली ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो ये भी दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो b पावर कितनी हो जाएगी, प्लस 3। और इसकी जो होल एक्सपोनेंट है वो वैसे की वैसे 1 डिवाइड बाई 3। अब जो लाइक टर्म्स है आप उनको सॉल्व कर लें, डायरेक्ट कर लें या एक दूसरे के करीब लिख लें, वो आपकी चॉइस है। तो ये देखें पहले मैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, 2 वाली जो टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये जिनको हमने लिख लिया ठीक कर लेते हैं, फिर a वाली जो टर्म्स है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, a2 a1, इसी तरह b पावर 12 और b पावर 3। तो लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे जो रूल यूज़ होना है वो ये स्टूडेंट्स यूज़ होना है कि x पावर m मल्टीप्लाई y पावर n इज़ इक्वल टू x पावर m प्लस n, यानी अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर्स 4 माइनस 1, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे भी बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे भी बेस को एक दफ़ा लिख के पावर्स को ऐड कर देंगे 12 प्लस 3, और इसकी जो होल एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 पावर 3, जब इसको सॉल्व करेंगे a पावर 2 प्लस 1, a पावर 3 और b पावर 15, और इसकी जो होल एक्सपोनेंट है वो 1 डिवाइड बाई 3।
अब जो ऊपर सबसे पहले हमने रूल लिखा था वो रूल अगेन अप्लाई होगा कि x मल्टीप्लाई बाय y इसकी होल पावर m, तो ये x पावर m मल्टीप्लाई y पावर m। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 पावर 3 1 डिवाइड बाई 3, a पावर 3 1 डिवाइड बाई 3 और b पावर 15 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करवाया, आप इसमें से ये रेफरेंसेस बेशक ना लिखें, डायरेक्ट भी कुछ स्टेप कर सकते हैं। 3 और 3 कैंसिल हो गए, 1 आ गया, 3 1 द 3 3 1 द 3 3 1 द 3 और 3 5 द 15। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी पावर 5 और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और हार्ड एरिया के पेपर में भी सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन था, मतलब मेथड यही था, लेकिन क्वेश्चन एक्सप्रेशन थोड़ा सा ये वाला जो है क्वेश्चन आपका डिफरेंट था। तो इसको आप एनबीएफ की बुक 1.2 एक्सरसाइज 1.2 से भी कर सकते हैं, कैंटाब में भी चैप्टर 1 में शायद एक्सरसाइज 1.4 है या 3 है, वहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब थोड़े से आप लेंथी और टेक्निकल क्वेश्चन करें, एनबीएफ में तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब इसके और वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का और वाला पार्ट। अब इसमें देखें, इस रिजल्ट को हमने वेरीफाई करना है। अगर आपको याद हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो ये जो रिजल्ट है ये कौन सा रिजल्ट है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब आपका जो हार्ड एरिया का पेपर है उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन वो यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब पेपर में काफ़ी हद तक जो पेपर है वो सेम होता है, क्वेश्चन वगैरह चेंज होते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आपको ये भी कह सकते हैं कि इन सेट्स के लिए इस चीज़ को वेन डायग्राम से प्रूफ करें। आगे देखिए, फॉर द गिवन सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम, इसको वेरीफाई करना है वेन डायग्राम को, यानी एनालिटिकली नहीं करना, आपने वेन डायग्राम यूज़ करनी है। ये ए का सेट है, बी का और सी का, ये तीनों सेट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वेन डायग्राम बनानी है तो इसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। नंबर 1 कि आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें। नंबर 2 ए और सी का इंटरसेक्शन ले लें। नंबर 3 बी एंड सी का इंटरसेक्शन ले लें। नंबर 4 तीनों सेट्स का इकट्ठा इंटरसेक्शन ले लें। ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए और बी में जो कॉमन है वो एक तो 3 है, फिर 2 है और उसके बाद 5 है। तो आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स कॉमन है, 2 3 एंड 5 ए और बी में। तो सारे एलिमेंट्स तो कॉमन नहीं है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसका मतलब है ये कौन सी सिचुएशन है, ओवरलैपिंग सेट्स वाली सिचुएशन है। तो ओवरलैपिंग से मुझे समझ आई कि ए कुछ ऐसे बनेगा और बी कुछ ऐसे बनेगा, ए और बी, तो यहाँ इनके दोनों के कॉमन पार्ट आ जाएंगे। अच्छा, ए और सी का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें कॉमन है एक तो 3 और सिर्फ 3 कॉमन है ए और सी के इंटरसेक्शन में। ठीक है, ए और सी का जो इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ 3 कॉमन है। अब लेते हैं बी और सी का इंटरसेक्शन, तो बी और सी का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें एक तो कॉमन है 3 और 3 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी 3, एक ही एलिमेंट कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, ये कुछ एलिमेंट कॉमन होता है, वो कौन सी सिचुएशन होती है, ओवरलैपिंग सेट। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग सेट और यहाँ पे जो कॉमन है वो 3 है। एक बात आपने याद रखनी, जब तीनों ये वाली डबल वाली सिचुएशन ओवरलैपिंग होगी तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन है वो भी ओवरलैपिंग होगा। अब देखें, यहाँ पे ओवरलैपिंग तो है सी भी बी के साथ, ठीक है, तो ए के साथ भी है। तो अब जब हम इस तरह से तीसरा सेट बनाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 लिखना होगा, जो इन तीनों का ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको डायग्राम दोबारा बता देता हूँ रफ, फिर उसके बाद आपको हम नीट डायग्राम की तरफ चलते। ये देखिए, ये सेट ए है और ये वाला सेट बी है, ये सेट बी है, और सेट सी जो है सपोज करें कुछ ऐसा है। अब ये तीनों में कुछ कॉमन है तो वो है 3। अब ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में है 2 3 5, जिसमें से आप 3 लिख चुके हैं, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 5 भी यहाँ आ जाएगा। अब बी और सी में क्या कॉमन है, तो वो कॉमन है 3, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ए और सी में क्या कॉमन है, 3, वो लिख चुके हैं। यानी ए और बी भी ओवरलैपिंग है, ए और सी भी ओवरलैपिंग है, बी और सी भी ओवरलैपिंग है। तो जब तीनों सेट्स आपस में ओवरलैपिंग हो और तो आपके पास हमेशा ये वाली डायग्राम बनेगी। अब इसको करते हैं यहाँ से रिमूव और अपनी जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से बनाई हुई है, तो हम उसको बस यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये ठीक है। ये आपके सामने नीट डायग्राम आ गई। अब हम सबसे पहले जो है ना वो किसका सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को, बी इंटरसेक्शन सी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी का जो कॉमन एरिया वो। तो अब आप देखें बी, ये बी ये वाला पार्ट है जो बी और सी का कॉमन पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इसमें क्या कॉमन है, 3। तो इसको जब आप शेड करेंगे तो कुछ इस तरह से शेड कर देंगे बी और सी के कॉमन पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बी और सी का जो कॉमन पार्ट है उसको हमने स्लंटिंग लाइन से शो किया, इस तरह की लाइन से, ठीक है, ये वाली लाइन से शो किया हुआ है। अब ये जो हमने कॉमन पार्ट किया, ये शेड किया है, इसका ऐसा पार्ट बताना है जो ए के साथ कॉमन आ रहा हो। तो अब देखें कि ये वाला जो पार्ट है
ये एक ऐसा पार्ट है जो इस ए को जिसको हमने ग्रीन से बनाया हुआ है देखिए उसमें आ रहा है, ये वाला पार्ट। दोबारा से देख लें कि ये एक ऐसा पार्ट होगा ये वाला जो कि तीनों साइड्स में आ रहा है और पूछा भी यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन जा रहा है। तो अब इसको किस तरह बनाएंगे, इसके ऊपर आप इस तरह से लाइंस लगा देंगे। तो अब इसको यहाँ पे कैसे शो करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इनका जो आंसर आएगा वो किस तरह का आंसर आएगा कि पहले आपके पास थी स्लांटिंग लाइंस, ठीक है, उसके ऊपर आपने लगा दी वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन बन गया। यानी आप ये कह लें, अच्छा आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है ये किससे आप शो कर रहे हैं, स्लांटिंग लाइन से, स्लांटिंग लाइन से बी इंटरसेक्शन सी को। और इसको आप कह सकते हैं कि हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ओवरले ऑफ वर्टिकल एंड स्लांटिंग लाइंस। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने लिखना हो तो। ये वैसे इसका फाइनल आंसर है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ इसको, ये वाला पार्ट है दोनों का जो कॉमन है। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ पे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई हुई है, इसी को ही हम ऊपर लेके आते हैं, ये यहाँ पे हम ले आए, ठीक है। अब ए और बी का सबसे पहले कॉमन पार्ट शेड करना है कि ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है। तो अगर आप देखें ए और बी का जो कॉमन पार्ट बनता है तो वो आपके पास स्टूडेंट्स बनता है ये वाला, ये पार्ट जो है ये ए और बी का कॉमन है। तो अब इसमें देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो अब किस तरह से इसको शेड करेंगे, इसको हम शेड करेंगे इस तरह से, ये लाइंस लगा के, ये। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें शो कर दी। अब इसी शेडिंग का हमने कॉमन पार्ट बताना है जो सी के साथ कॉमन हो। तो अब सी देखें कहाँ पे बन रहा है, सी आपका स्टूडेंट बन रहा है ये वाला जो कि पर्पल कलर से मैंने बनाया हुआ ये। अब इसके अंदर पार्ट आ रहा है शेडिंग का सिर्फ ये वाला पार्ट, तो इतना पार्ट कॉमन होगा और प्रीवियस भी हमारा यही पार्ट था। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट लाइंस यूज़ करेंगे, वो लाइंस यूज़ करेंगे ये वाली। तो मे भी अब आंसर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, लेकिन पहले लिखा था वो आपको मैंने दिखा दिया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी, पहले हमारे पास बनी हुई थी हॉरिजॉन्टल लाइंस, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर हमने बना दी वर्टिकल लाइंस। तो वो जो वर्टिकल लाइंस बनी हैं वो आपके पास क्या है, फाइनल आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। और इस पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय ओवरले ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्ट ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में शेड हुआ है वही राइट हैंड साइड में शेड हुआ है, यानी इधर भी 3 वाला नंबर था और इधर भी 3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है बेरिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड। और अगर हम बात करें एनबीएफ की तो एनबीएफ में ये है एक्सरसाइज 6.6, और अगर हम बात करें कैंटाब की तो उधर भी ये आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 6.6 में। लेकिन अगर आप कैंटाब बुक से ये टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में SLOs के अकॉर्डिंग है, आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं और कुछ बेसिक टर्म समझते हैं, फिर उसके बाद ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बेरिंग्स आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि हमेशा आप नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे जब भी आप बेरिंग वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे। बेरिंग्स आर रिटन एज 3 डिजिट, के बेरिंग बेसिकली है तो एंगल ही, लेकिन इसको हम किस में लिखेंगे, 3 डिजिट्स में लिखेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब सबसे पहले देखें इसका जो पार्ट है, इसमें क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं ऑन व्हाट बेरिंग इज अ शिप सेलिंग इफ इट इज हेडिंग पोजीशन इज, कि अगर उसकी हेडिंग पोजीशन यानी जो आगे बढ़ रही है उसकी जो पोजीशन है किस तरफ है। नंबर 1 सबसे पहला पार्ट है टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब है कि यहाँ पे, तो ये कितना बेरिंग भरेगा 90। और आपको हाँ जी, तो इसका आंसर आ गया 0 90 डिग्री। अगले पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं टूवर्ड्स साउथ ईस्ट।
अब देखिए यहाँ पे उसने साउथ और ईस्ट के दरमियान कोई एंगल नहीं दिया गया, उसने कहा टूवर्ड साउथ ईस्ट। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसका मतलब है कि बेरिंग जो होगा वो उन दोनों के बिल्कुल सेंटर में होगा। सेंटर में होने का मतलब हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल होता है 90 डिग्री का, तो ये फिर एंगल कितना होगा 45। अब क्वेश्चन जो था ना वो था, इधर पहले लिखते हैं टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो इसको फिर कैसे सोल्व करेंगे, नॉर्थ से ईस्ट का कितना एंगल है 90 डिग्री और इसमें आप 45 डिग्री ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। ये एक आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाले में ये कह रहे हैं टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ। अब ये देखें यहाँ पे वो दो नाम नहीं है, एक ही नाम है। टूवर्ड्स वेस्ट का मतलब हम यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ पे आएंगे, ये तो कितना एंगल बनता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें पता है कि 180 बनता है और ये वाला 90 बनता है, तो टोटल कितना एंगल हो गया 270 डिग्री। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐड करके भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर डी देखें, पार्ट नंबर डी में कहा जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब देखें अगेन आपको एंगल नहीं बताया गया, तो यहाँ पे एंगल अगेन ही आपको बताया गया, तो फिर इसको किस तरह से डील करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, पहले इसको लिख लेते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ और ये वेस्ट है, ठीक है। अब एंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि आपको एंगल नहीं बताया गया कि नॉर्थ से कितना आपने वेस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट से कितना नॉर्थ की तरफ जाना है। तो अब आपका जो फाइनल आंसर होगा ना वो यहाँ से शुरू होके ये वाला सारा एंगल होगा। अब यहाँ तक जो एंगल है इस लाइन तक वो तो हमें पता है कि कितना है 270। अब आगे वाला ये कितना एंगल होगा, तो इसका आंसर लिखते हैं कि ये आपके पास बेरिंग बनेगा 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जो कि किसके इक्वल होगा 315 डिग्री। तो ये 4 पार्ट्स हैं आपके पास, सबका एक एक नंबर होगा, ठीक है, आसान सा पार्ट था। अब इसके और वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही और वाला पार्ट है। अब इसमें दो सेट्स आपको गिवन है एक्स एंड वाई। अब ये जो सेट्स वाला चैप्टर है अगेन उसी से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो आपका हार्ड एरिया का पेपर है उसमें भी इसी तरह 2 क्वेश्चन थे। एक्स का एक सेट गिवन है, वाई का एक सेट गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं एक्स एंड वाई। सबसे फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। तो सबसे पहले हम एक्स क्रॉस वाई फाइंड करते हैं। एक्स क्रॉस वाई, तो एक्स का सेट आएगा 1,9 मल्टीप्लाई वाई का 2, 4, 6। अब यहाँ पे देखें एक्स में आपके पास एलिमेंट्स हैं 2, वाई में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने एलिमेंट्स आएंगे 6। अब ये 6 एलिमेंट्स कैसे आएंगे, सबसे पहले आप देखें कि जो है एक्स का एक एलिमेंट यानी ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आपके पास ऑर्डर पेयर आएगा 1,2। फिर ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो ऑर्डर पेयर आएगा 1,4। फिर उसके बाद ये 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो आपके पास ऑर्डर पेयर आएगा 1,6। और सिमिलरली 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9,2। फिर 9 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 9,4, और फिर 9 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक पार्ट का आंसर आ गया एक्स वाई का, ये पार्ट था। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में आपको कह रहे हैं लिस्ट ऑल दी ऑर्डर पेयर्स ऑफ द रिलेशन। लिस्ट बना के लिखें तमाम ऑर्डर पेयर की। तो ये आपको एक रिलेशन गिवन है, इसमें वो यहाँ पे लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स एंड वाई बिलोंग टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब ये देखें आपने इस रिलेशन में, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट। क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट। और किसका सबसेट, 2 सेट्स की मल्टीप्लिकेशन का। अब वो 2 सेट्स ए बी भी हो सकते हैं, बी ए भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, एल एम भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनमें एक्स बिलोंग करे कैपिटल एक्स को और वाई बिलोंग करे कैपिटल वाई को, यानी पहला एलिमेंट एक्स से हो दूसरा एलिमेंट वाई से हो, तो यानी बात हो रही है एक्स क्रॉस वाई की, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसमें से हमने ऐसे ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर हो वाई से। तो यहाँ देखें एक्स स्मॉलर है, यहाँ देखें एक्स 1 जो है वो 2 से स्मॉलर है, 1 4 से स्मॉलर है, 1 6 से स्मॉलर है, ये भी नहीं होगा। 9 2 से ग्रेटर है, ये होगा। 9 4 से ग्रेटर है, ये भी होगा। 9 6 से ग्रेटर है, ये भी होगा। तो लास्ट वाले 3 जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे आर इज ए रिलेशन। इसका आंसर आएगा 9,2, 9,4 एंड 9,6। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये चैप्टर 2 लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है उससे रेलिवेंट है। तो इस चैप्टर में अगर हम हार्ड एरिया का पेपर देखें उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन गिवन था।
ठीक है, सेम टू सेम, बस फॉर्मूला डिफरेंट था और इसी तरह के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने थे। एनबीएफ की बुक में तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, एक दो ही है, वो लास्ट वाली एक्सरसाइज 2.6 में। लेकिन अगर आप कैंटा बुक देखेंगे तो वहाँ से लोग वाले चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लास्ट वाली जो एक्सरसाइज थे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला आपको गिवन है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। वेयर एम इज द मैस, एम यहाँ पे क्या है, मैस है इन ग्राम्स, और टी जो है वो टाइम है इन ईयर्स यानी सालों के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या, यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ एम। तो हमने क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ एम की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। यानी आप टी की वैल्यू फाइंड करें और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए उसमें एम भी लिखा हो, बस इसका मतलब ये है। तो हम इसको वैसे तो सोल्व नहीं कर सकते, हमें इस एक्सप्रेशन को एक दफ़ा दोबारा लिखना होगा और इस पर लॉग अप्लाई करना होगा, फिर ही कर सकते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई बाई टी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लिया, इधर लिख दिया लॉग एम इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया लॉग ऑफ 200 मल्टीप्लाई 10 पावर -0.05 टी। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो फर्दर सोल्व करने से ये देखें यहाँ पे इस साइड पे राइट साइड पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग। रेफरेंसेस बेशक आप ना दीजिएगा, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग, के लॉग का प्रोडक्ट वाला जो रूल है वो यूज़ करेंगे। तो वो प्रोडक्ट वाला रूल क्या है कि यहाँ पे जितनी टर्म्स है आपने उन सब के साथ इंडिविजुअली लॉग लिखना है। तो लॉग 200 प्लस इसके साथ भी लॉग लिखेंगे, तो लॉग 10 इंटू -0.0 10 पावर -0.05 मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर लॉ ऑफ लॉग, तो लिख देंगे यूजिंग पावर लॉ ऑफ लॉग, के लॉग का हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। अब पावर लॉ क्या है, लॉग ऑफ 200 प्लस ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगी -0.05 टी, तो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा लॉग ऑफ 10, और इस साइड पे है लॉग ऑफ एम। ये इधर आके क्या हो गया माइनस, क्योंकि हमने वैल्यू बनानी है टी की, तो लॉग एम माइनस लॉग ऑफ 200 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस -0.05 टी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 10। अब जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप इस तरह से लिख दें, इस पर अगेन क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर दें, अगर अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉग एम डिवाइड बाय 200। अब डिवाइड क्यों किया और सिंगल हमने यहाँ पे यूज़ किया है कोशेंट लॉ ऑफ लॉग, ठीक है। उसका रेफरेंस ही मेरे ख्याल से लिख दें तो बेहतर है, बहुत सारे बच्चों को फिर समझ नहीं आएगी। तो इधर लिख देंगे बाय यूजिंग कोशेंट लॉ ऑफ लॉग, के लॉग का जो क्वेश्चन है वो यूज़ किया। फिर उसके बाद जी -0.05 टी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 10, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 1। अब ये जो पार्ट है -0.05 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये लिखेंगे लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय 200 और फर्दर डिवाइड बाय माइनस लिख लें, प्लस लिख लें, प्लस लिखते हैं 0.05 टी और मल्टी इज इक्वल टू -t, बल्कि माइनस लिखते हैं क्योंकि टी की वैल्यू हम बना रहे हैं तो माइनस ही लिखना चाहिए। एक मिनट ज़रा सेट कर लें, -0.05 इज इक्वल टू टी। तो ये स्टूडेंट्स वो टी की जो वैल्यू हमने बना के देनी थी, ये वैल्यू बना के दे रही है। आप देखें टी की वैल्यू है लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम, तो उसमें एम भी है। अब इसका सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए पेज हमें आगे करना होगा, उसको पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है वो। जी, उसमें आप देखें कि उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि आपने टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है व्हेन मैस रिड्यूसेस टू 100 ग्राम्स, यानी एम की वैल्यू आपको गिवन है 100 ग्राम्स और आपने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, ठीक है, टी फाइंड करना है। तो अभी जो हमने प्रीवियस पेज पे टी की वैल्यू बनाई थी वो यहाँ पे लिखते हैं कि टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय 200 और -0.05, ये वैल्यू अभी हम इधर बना के आए थे अभी प्रीवियस पेज पे। तो पुट m इज इक्वल टू प्लस 100, यानी m की यहाँ पे वैल्यू 100 पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू
log of 100 डिवाइड बाय 200 माइनस 0.05, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो बाकी आपके पास रह गया log ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 और माइनस 0.05। अब इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.3010, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर उस आंसर को जब हम 0.05 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 6.02। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं t इज़ नियरली इक्वल टू 6 ईयर्स, जो कि टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना था। तो एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ, ये पार्ट बी है और प्रीवियस पेज पे ये इसका पार्ट ए था। ठीक है जी, अब इसके और पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन उधर हार्ड एरिया के पेपर में भी था, तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करना था तो ये आपको पता होना चाहिए, और उधर डिटेल में सॉल्व भी किया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम साथ साथ इसके रफ फर्क भी करेंगे जी। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करने, इसका स्क्वायर रूट इस एक्सप्रेशन का फाइंड करना। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम है कि इसकी जो एक्सपोनेंट है ना वो डिसेंडिंग से मतलब ग्रेटर पावर से स्मॉलर पावर की तरफ लिखी हो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो, इन शॉर्ट आप ये कह लें। तो डिसेंडिंग में है, ये देख लें 4 3 2 1 और 0, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब आप इधर रफ फर्क करेंगे साइड पे और इधर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को पहले लिखते हैं कि 4x पावर 4 प्लस 12x पावर 3 प्लस 29x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर और यहाँ पे इसका आंसर भी लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, यहाँ पे साइड पर रफ फर्क करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो सबसे फर्स्ट टर्म है ना उसका अपने स्क्वायर रूट ले लेना, ताकि किसी तरीके से हम उसको ख़त्म कर सकें। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और x 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर। अब ये जो आपके पास टर्म आई है, इस टर्म को आपने ऊपर भी लिखना है और यहाँ साइड पे भी लिखना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर आंसर लिख देना है। ये होगा स्टेप नंबर 2 कि आप 2x स्क्वायर यानी इस ऊपर वाली टर्म और इस साइड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर कितना आ गया, 4x पावर 4। तो इसको आपने लिख देना है यहाँ पे। अब आप इसके साइन चेंज करेंगे, पहले प्लस है तो माइनस हो गया और ये हो गया कट। अब आप 2 टर्म्स नीचे लेके आएंगे, पहले स्टेप में 1 टर्म सॉल्व होगी, दूसरे स्टेप में 2, फिर उससे अगले में 3। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म नीचे आ गई, 12x3 प्लस 29x स्क्वायर। अब मसला ये है कि यहाँ अगर 2 टर्म्स हैं तो इधर भी तो 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो वो कैसे लेके आएंगे। एक टर्म तो ऐसे आएगी कि इस 2x स्क्वायर में आप इतना ही 2x स्क्वायर ऐड करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब आपका मेन फोकस होना चाहिए इन दोनों टर्म्स पे। आप इन दोनों टर्म को स्टेप नंबर 3 में करेंगे डिवाइड, 12x3 और 4x स्क्वायर को, तो आंसर आएगा 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और इन दोनों को कट किया तो x, तो यहाँ पे आ गया प्लस 3x। अब इस प्लस 3x को आप यहाँ पे भी लिख दें। ये यहाँ तक हो गए स्टेप नंबर 3 तक कंप्लीट काम। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, इसी 3x को जो आपने अभी लिखा होगा, इस 3x को बाहर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप तो हो गया ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x पावर 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 12x3 प्लस 9x स्क्वायर, और यहाँ पे जब साइन चेंज करेंगे ये माइनस, ये पहले से प्लस और फिर माइनस, ये टर्म कट होगी। तो हर स्टेप में पहली जो टर्म है वो हमेशा कैंसिल होगी। पहली के अलावा भी और भी टर्म कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन फर्स्ट वाली लाजमी होनी चाहिए। अब आप बाकी की टर्म जो हैं वो नीचे रहेंगे। 29 में से 9 माइनस किया तो 20x स्क्वायर, ये वाली टर्म नीचे आ गई एक, तो ये नीचे आके हो गया प्लस 30x। उसके बाद ये वाली टर्म नीचे आ गई तो ये नीचे आके हो जाएगा प्लस 25। अब मसला ये कि इधर अगर 3 टर्म्स हैं तो बाहर भी 3 होनी चाहिए, तो ये टर्म वैसे की वैसे 4x स्क्वायर। अब इसमें कुछ एडिशन नहीं किया था, तो अब एडिशन करेंगे 3x जो कि अभी लिखा होगा वो ऐड करेंगे। 3x प्लस 3x कितना हो गया, 6x। अब आपका फोकस इन दोनों पे होना चाहिए, इन दोनों को सोल्व करके आपको ये वाला आंसर मिलेगा जो आपने एज ए क्वेश्चन लिखना है। तो उसके लिए नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5, जिसमें आप 20x स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और 4x स्क्वायर को नीचे रखेंगे, तो आंसर आएगा प्लस का 5। अब इस प्लस 5 को आप ऊपर भी लिखेंगे और यहाँ नीचे भी लिखेंगे। अब इस स्टेप नंबर 6 में इस 5 को बाहर वाली इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो 5 4 ज़ा 20x स्क्वायर, 5 6 ज़ा 30x और 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 20x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25।
तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग आंसर आपके पास आया 0। और 0 जब आंसर आ गया तो एंड पे आपने इसका फाइनल आंसर लिखना है, और वो किस तरह से लिखना है वो देखिएगा ज़रा। फाइनल आंसर इस तरह से लिखना है कि जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है पहले आप उसको लिखें। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन था 4x पावर 4 प्लस 12x पावर 3 प्लस 29x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखेंगे, और ये जो क्वेश्चन हुआ करेगा ना ये आपका आंसर होगा। और आपको पता होना चाहिए जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसके दो पॉसिबल आंसर हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 था और उसका भी और वाला जो पार्ट है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में ये कहा जा रहा है सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करें एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर लाइन। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन उसमें जो है वो वैल्यूज़ वगैरह चेंज थी हार्ड एरिया के पेपर में भी। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, हमने यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप दोनों साइड कैल्शियम लेके उससे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे कि दोनों फ्रैक्शन है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होती है कि 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 5 से इक्वल टू, और 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 से। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। 9x इस 8x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 15 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो 4 प्लस 15, तो x इज इक्वल टू 19। ये आपके पास x का आंसर आ गया कि 9x में से x माइनस किया तो x रह गया और 15 प्लस 4 19। अब आपको याद होगा अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ हम इन आंसर को चेक भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक भी कर देता हूँ, अगर आपको पेपर में बोला जाए कि चेक करें, वैसे यहाँ पे नहीं बोला जा रहा तो आप इसको नहीं चेक करेंगे। तो इस सारे को मैं ग्रीन से लिखता हूँ तो इसका मतलब होगा कि नॉट इंक्लूडेड है, यानी एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो अब जी हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखिएगा कि क्या आएगा। सबसे पहले है जी 3 और x की जगह आ जाएगा 19, यानी ये जहाँ जहाँ x है इधर x है इधर x है, इसकी जगह 19 आ जाएगा। माइनस 5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 इंटू इस x की जगह क्या आ जाएगा 19 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो 19 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57, 57 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 19 टू ज़ा 38 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। अब 57 में से 5 माइनस करेंगे तो 52 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे 39 डिवाइड बाय 3। अब 52 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा 13, और दूसरी साइड पे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आंसर आएगा 13। तो आप देख सकते हैं 13 और 13 आपस में इक्वल है, लेकिन ये चूंकि एक्स्ट्रा पार्ट था इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। अच्छा आगे देखिए, और इसमें ये कह रहे थे कि आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे भी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन बना ली। अब 19 एक बहुत बड़ा नंबर है तो 0 से 1 2 3 करके लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम इसको 5 के डिफरेंस से लिख लेते हैं। -5 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 5, यहाँ पे 10 15 और 20 एंड 25। तो ये जो आपके पास 19 है वो कहीं सपोज कर लें यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर दें कि ये कौन सी वैल्यू x इज इक्वल टू 19। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और सॉल्व करने से मुराद क्या था, सॉल्व करने से मुराद ये था कि आप इसका सोल्यूशन सेट भी लिखते, ये आपने नहीं भूलना, x इज इक्वल टू 19। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका और वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे इसका जो और वाला पार्ट है उसको सोल्व करना है। अब पहले तो क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, वैसे है तो आसान सा, और ये चैप्टर 4 से रेलिवेंट है, एक्सरसाइज 4.2 के टॉपिक से NBF की अगर बात की जाए। तो क्वेश्चन क्या है इसमें जी, कह रहे हैं फैक्टराइज, आपने फैक्टराइज करना है, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करना है तो देखें 4.2 में जो मैंने अपने गेस्ट में भी बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उन्हीं क्वेश्चन से रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो ये एक ऐसी टाइप है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हमने कुछ इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d प्लस k। एक तो ये टाइप पढ़ी और इसी से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी और प्लस सम कॉन्स्टेंट के आ जाए, और वहाँ पे आपने इसको किस तरह से अरेंज करके लिखना था, वेयर के a प्लस बी का जो आंसर है
वो सी प्लस डी के इक्वल होना चाहिए, यानी इन दोनों कॉन्स्टेंट से जो आंसर आपको मिले वो इन दोनों कॉन्स्टेंट से मिला। और इसी में एक और भी टाइप थी, वो टाइप ये थी कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के एक्स स्क्वायर, यानी जो भी वेरिएबल इस क्वेश्चन में आएगा, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे लास्ट पे होगा के एक्स स्क्वायर, अगर y है तो यहाँ पे क्या होगा के वाई स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना था, हमने पेयरिंग इस तरह से बनानी होती थी कि a को b से मल्टीप्लाई करें तो वो c और d के मल्टीप्लिकेशन से इक्वल होना चाहिए। तो ये तीनों टाइप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये आनी चाहिए। ये अपने गेस्ट पेपर में मैंने बताया था और इसी तरह का क्वेश्चन आपको हार्ड एरिया के पेपर में भी पूछा गया है। तो उम्मीद है अगेन भी आपको कोई ना कोई फैक्टराइजेशन की टाइप पूछी जाएगी, तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, हम अब क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, आपको ये टर्म और ये वाली जो टर्म है, दो टर्म्स हर ब्रैकेट में वो सेम नज़र आ रही हैं, और साथ ही हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, बल्कि हाँ जी इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब इस पार्ट को ना लेट कर लेंगे जो सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स, कि जो इक्वेशन 1 है जब हम उसमें ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी। तो जब हम इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 4 और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा y प्लस 5 वैसे का वैसे माइनस 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, y को पहले y से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आएगा y स्क्वायर। फिर आप y को मल्टीप्लाई करें 5 से, कितना आंसर आएगा प्लस 5y। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करें 4 को y के साथ, कितना आंसर आएगा 4y। और फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो कितना आंसर आएगा 20 और फिर माइनस 2। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 18, 20 में से 2 को माइनस किया। अब ये आ गया आपके पास 3 टर्म्स। अब इनको सोल्व करने के भी बहुत सारे मेथड हैं कि 3 टर्म है तो या तो ये वाली फॉर्म बन रही होगी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्लोज करके आप कुछ ऐसा लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा मिडल टर्म ब्रेकिंग से, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, इस टर्म से अगर सॉल्व होना है तो जैसे यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पे भी होने चाहिए, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर है, 18 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे फैक्टर्स ही बनाने हैं, यानी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पे करना होगा रफ फर्क, अगर आपको डायरेक्ट आते हैं आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब जो जहाँ वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी होगी उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। लीडिंग कोफिशिएंट है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, आंसर कितना आएगा 18। अब इस 18 के हमने 2 ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 9 आए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, 18 को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं 1 के टेबल पे, तो आंसर आएगा 18। अब 18 को और 1 को ऐड करने से आता है 19 और सब्ट्रैक्ट करने से आता है 17, लेकिन हमें ये दोनों ही नहीं चाहिए, हमें तो 9 चाहिए, तो ये हो गया गलत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे, 18 को डिवाइड करते हैं 2 के टेबल पे, तो स्टूडेंट आंसर आएगा 9। 9 में 2 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला 9 नहीं आता, तो ये भी फैक्टर गलत हो गए। अब 18 को डिवाइड करेंगे 3 के टेबल पे तो आंसर आएगा 6, और हमें पता है 6 और 3 को ऐड करने से 9 भी आएगा और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 भी आएगा। तो फाइनली वी गेट फैक्टर्स y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3y प्लस 18। इन दोनों में से y कॉमन ले लें तो आंसर क्या आ गया y प्लस 6। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें तो बाकी रह गया y प्लस 3 6 18। तो देखिए हमने फैक्टर सही बनाए, ये ब्रैकेट भी सेम आई y प्लस 6 और यहाँ रिमेनिंग रह गया y प्लस 3, यानी यहाँ से y प्लस 6 कॉमन लिया तो बाकी रह गया y जो कि इधर लिख दिया, और यहाँ से y प्लस 6 कॉमन लिया बाकी रह गया 3 जो कि यहाँ लिख दिया। अब ये तो फैक्टर्स बने y के, लेकिन हमें तो चाहिए था x के, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे वापस कि पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। तो देन ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब देखें ये अगेन आपके पास वो 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन आ गया, जहाँ या तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी या फिर वो a प्लस बी और a माइनस बी वाला मेथड होगा। तो अब यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो ये दोनों फैक्टराइज होंगे, या पहला होगा दूसरा नहीं होगा, या पहला नहीं होगा दूसरा फैक्टराइज हो जाएगा, या फिर दोनों फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। ये एक ही बात है, ठीक है। वैसे मैंने कहा 3 और 4 पॉसिबिलिटीज आपको बता दी। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ पहले वाली जो ब्रैकेट है ना उसके फैक्टर्स बन रहे हैं। कैसे मुझे पता चला, ये देखिए मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6। अब 2 ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 7 आए, तो वो फैक्टर होते हैं स्टूडेंट 6 और 1, और वो दोनों माइनस के होंगे, तो फिर ये सिचुएशन आपके पास कवर होगी। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं और फिर इसको आगे सॉल्व कर।
फैक्टर को यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 6 मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर नहीं बनते आप जितना भी कोशिश कर लें, मतलब आप ऐसे दो नंबर ढूंढ ही नहीं सकते जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आए, तो इस वजह से इस ब्रैकेट के फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप x कॉमन ले लें तो रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस 6। यहाँ आप यही साइन लिखेंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 लिखेंगे, x और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये वाली ब्रैकेट यूज़ करें और ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 वैसे का वैसे। अब ये x माइनस 6 और x माइनस 6 को कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया x माइनस 6 और x माइनस 6, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 1 और इन टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया फाइनल आंसर। तो जहाँ तक फैक्टराइजेशन होती होगी वहाँ तक आपने फैक्टराइजेशन करनी है। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और एनबीएफ की ये बनती है एक्सरसाइज 6.4। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और आपको इस एनुअल पेपर में भी लाजमी इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आएगा। तो इस पार्ट को हमने प्रूव करना है। अब इसको किस तरह से प्रूव करेंगे मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। वहाँ हमने कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं जिनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें स्टूडेंट, ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब किस तरह से, ये देखें कुछ फार्मूलाज हैं ये वाले, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। उसके बाद ये, तो अब इसमें आप कोई भी साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। तो मैं लेकिन इसको राइट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेकेंड ऑफ थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा। इन क्वेश्चन में स्टूडेंट ज़्यादातर ये होता है कि आपने जो है ना अपनी पहले जो क्वेश्चन है ना उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो कोसेकेंड जो है अगर आप देखें तो कोसेकेंड थीटा का ये फॉर्मूला लिखा है जो कि जिसको आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल है 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा के, और प्लस इसी तरह कोट ऑफ थीटा किसके इक्वल है 1 डिवाइड बाय टेन के भी है। और दो और भी फॉर्मूलाज हैं जो कि मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, उनको लिख लेते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं। एक है जी टेंजेंट ऑफ थीटा, ये इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा। इनको कोशेंट आइडेंटिटीज कहते हैं, ठीक है, यानी डिवीजन में ये लिखे हुए हैं। और कोट ऑफ थीटा ये इक्वल होता है कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा के। तो अब कोट का आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी आपने कोशिश करनी है आपका जो क्वेश्चन है वो साइन और कोस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम लिखेंगे कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। इन फॉर्मूलाज के रेफरेंसेस अगर आप देना चाहें तो रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें प्लस का साइन है दरमियान में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा साइन ऑफ थीटा, और दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम हैं। ये देखें आप दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर वैसे का वैसे लिखते हैं। यहाँ पे भी आप देख लें एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो न्यूमिनेटर को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब मसला ये है कि जो मैंने प्रूव करना है वो तो प्रूव हुआ ही नहीं, ठीक है। इसमें साइन थीटा डिनोमिनेटर में, उसमें साइन थीटा न्यूमिनेटर में। और एक और चीज़ देखें, यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास होना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे तो साइन थीटा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा, अगर यहाँ लिखता हूँ तो मुझे ऊपर भी लिखना होगा, तो फिर ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। यानी हम 1 माइनस कोस ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब ऊपर आप देखें एक आइडेंटिटी बन रही, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ और एक दफ़ा माइनस में। तो साइन थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब आप देखें स्टूडेंट यहाँ डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कोस थीटा, इधर भी बन गया 1 माइनस कोस थीटा। अब किसी तरीके से इस साइन थीटा को हमने यहाँ से उड़ाना है, वो कैसे उड़ाएंगे वो देखते हैं अभी हम। तो देखें अब इसको पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला सोचें कि आपके पास न्यूमिनेटर में साइन वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो आए और इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है
साइन स्क्वायर थीटा के। अब मुझे कैसे पता चला कि ये लिखना है? ये देखें, मुझे डिनोमिनेटर से इस साइन थीटा को खत्म करना है, तो साइन थीटा को खत्म करने के लिए ऊपर भी तो साइन होना चाहिए, फिर ही तो खत्म होगा ना, या कैंसिल होगा। तो यहाँ न्यूमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो ये जो एक साइन थीटा है ये इस स्क्वायर से कट गया, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपके पास रह गया साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे कह देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 का जो और वाला पार्ट है वो सॉल्व करते हैं हम। तो ये पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि गिवन पॉइंट ये, ठीक है जी। उसके बाद देखिए एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस, ये दो लाइन हैं जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी वो लाइन पास कर रही है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये स्टूडेंट टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आप कह लें। अब ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 8.3 में। अब हम इसको करेंगे दो मेथड से, तो इसको हम कह देते हैं M1 यानी मेथड 1। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो सेकंड मेथड से करते हैं, वो एक आसान सा मेथड है और वो बिल्कुल उसी तरह का मेथड है जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं। मतलब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल्स में हो, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ये फैमिली ऑफ लाइंस वाला जो टॉपिक है वो आपको आए। हो सकता है अगली दफ़ा जब वो पेपर में क्वेश्चन दे तो वो बोल दे कि फैमिली ऑफ लाइंस वाली जो जनरल फॉर्म है उसी से ही आप करें। अब ये फैमिली ऑफ लाइंस क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखें, सपोज करें आपके पास दो लाइंस हैं ये जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से बेशुमार लाइंस पास कर रही हैं। ये मतलब कितनी लाइन पास करेंगी, यहाँ पे बहुत सारी पास करेंगे। इस तरह रफ अगर हम देखें तो वो इनफाइनाइट लाइंस को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। यानी ये नहीं है कि इसमें से एक ही लाइन पास करेगी, बहुत सारी लाइन पास करेंगी, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो अब इस क्वेश्चन को फिर कैसे करेंगे कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास करे और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास करें। तो इसके लिए स्टूडेंट हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला जनरल फॉर्म जो कि फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, फैमिली ऑफ लाइंस के लिए। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इस फॉर्मूले को a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला हमने तब यूज़ करना है जब आपको कहा जाए कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो एक पॉइंट में से पास कर रही है या उसके अलावा कोई डिफरेंट सिचुएशन हो, और ये लाजमी बोला जाए कि वो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करने का मतलब है ये फैमिली ऑफ लाइंस वाला ही टॉपिक है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये जनरल फॉर्म लिख दी। अब ये जनरल फॉर्म लिखने के लिए पहले आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इस तरह से कुछ लिखी होनी चाहिए, एक साइड पे 0 हो, बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ऐसे ही हैं। तो आप ये a1x और b1y और c1 की जगह ये वाली इक्वेशन लगा दें। ठीक है, अब जब आप स्लोप फाइंड करते होते थे आपको याद होगा a(x(b(y) प्लस c में लिख के, जब आपको लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती थी तब हम स्लोप इस तरीके से फाइंड करते थे, m इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई b। तो a क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे जो a1 है ये कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 कोफिशिएंट ऑफ y है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, बस यहाँ पे आपने पुट कर देना। तो इस इतने पार्ट की जगह आ जाएगी पहली इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 1 और प्लस k। इस इतने पार्ट की जगह आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इस इक्वेशन को सोल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब वो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम हेल्प लेंगे इस पॉइंट की जो कि हमें गिवन है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये उस लाइन को जो कि हमने फाइंड करनी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये वही इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ x है उधर 3 और माइनस जहाँ जहाँ y है उधर 2, तो ये लिख दिया। फिर प्लस k लिख दिया, x की जगह अगेन 3 और y की जगह 2 और फिर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस सारे को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 प्लस k, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया 2k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी 0 जब ये 2 उधर जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देख लें आप, ये स्टेप मैं कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को फिर डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा होता। अब ये जो k की वैल्यू आई है ये हमने पुट कर देनी है इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 0
इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें सबसे पहले ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस के की जगह क्या आ जाएगा 0 और x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपके पास वो इक्वेशन है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके नीचे हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि उस पॉइंट में से पास कर रही है जो कि आपको गिवन था, और दूसरे नंबर पे ये उन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास कर रही है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी करते हैं जी स्टूडेंट। तो दूसरा मेथड जो है जिससे ज़्यादातर टीचर्स और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी तरह ही करते हैं वो भी हम करते हैं। तो आपको फिर पेपर में जो भी अगर मेथड मेंशन नहीं होगा तो जो भी मेथड आपको आसान लगेगा आप उससे कर लीजिएगा, लेकिन अगर मेथड मेंशन हुआ तो फिर आपको उसी से करना होगा। अब दूसरा मेथड क्या है, मैं ज़रा आपको स्टेटमेंट पे एक दफ़ा दोबारा लेके चलता हूँ कि स्टेटमेंट क्या कह रही थी हमें। स्टेटमेंट स्टूडेंट हमें ये कह रही थी कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से रेलिवेंट आपने एक्सरसाइज 8.2 में डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो फॉर्म यूज़ करते थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने की वो ये वाली यूज़ करते थे। अब इसमें क्या होता था कि हमारे पास ये x1 y1 ये पॉइंट को शो करता था और m स्लोप को शो करते थे, ये आपको याद होगा यकीनन अच्छे से। ठीक है, अब हमने किसी तरीके से अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो मेरे पास एक पॉइंट होना चाहिए और दूसरे नंबर पे स्लोप होनी चाहिए। तो पॉइंट तो ऑलरेडी मेरे पास है, अब इसका मतलब है कि मुझे वर्किंग करके यहाँ पे स्लोप चाहिए। अब जैसे ही मुझे स्लोप मिलेगी मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या है, मैं पहले आपको सिचुएशन सारी की सारी समझाता हूँ कि सिचुएशन है क्या। सिचुएशन स्टूडेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ तक तो पढ़ लिया, पासिंग थ्रू, वो कहाँ से पास करिए, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट में से पास करिए, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको ज़रा समझते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब सपोज करें स्टूडेंट ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे। तो वो लाइन स्टूडेंट्स आप बना लें कुछ इस तरह से, सपोज करें वो ये वाली लाइन है। एक मिनट में बिल्कुल इसको कोशिश करता हूँ ये उधर से ही पास करे, इसको सेलेक्ट करके ना ये डायग्राम, इसी को चले मैं इसको ज़रा दोबारा कोशिश करता हूँ कि बन जाए ये। ठीक है, थोड़ा बहुत बन गई है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये जो मैंने ब्लू से लाइन बनाई है ना, ये हमारी है रिक्वायर्ड लाइन। कौन सी लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, और ये आप कह दें L1 और ये कह दें लाइन 2। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो ऑलरेडी है मेरे पास ये वाला, स्लोप चाहिए। तो जैसे स्लोप मिलेगी फिर उसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले ना मैंने ये पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसमें से वो लाइन पास कर रही है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको उधर ले जाएं, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 2। ये आ गया x की वैल्यू। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, सपोज करें मैं पुट कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में x होगा उधर हम क्या पुट कर देंगे 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2,1, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड कर लिया, अब ये क्यों फाइंड किया अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी। एक पॉइंट पहले से हमारे पास है जिसमें से ये लाइन पास कर रही है, वो है 3,2 और ये पॉइंट P है जो कि 2,1 है। इस पॉइंट को बेशक आप Q का नाम दे दें। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ
रिक्वायर्ड लाइन, कि जो लाइन हमें चाहिए उसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो वो हम लिख लेते हैं किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये x2 x1 y1 y2 इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो वो इन्हीं दोनों पॉइंट से तो आएंगी, एक ये पॉइंट है एक ये, तो आप किसी को भी x1 y1 कह दे, किसी को भी x2 y2 कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x1 इज़ इक्वल टू 3 और x2 इज़ इक्वल टू 2। ये लिखें x1 की वैल्यू 3 और x2 की 2, y1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 और y1 की वैल्यू जो है वो 2 और y2 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसके अंदर अब आप पुट करें, तो पुट करेंगे स्टूडेंट, ये m इज़ इक्वल टू y2 की वैल्यू 1, फिर माइनस ये वाला और y1 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 और माइनस 3। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया -1 डिवाइड बाय -1, तो आंसर आ गया 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, जो लाइन मुझे चाहिए उसकी इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे लिख देंगे जी पुटिंग वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम। अच्छा, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगा, y वैसे रहेगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा, वही वैल्यू जो अभी थोड़ी देर पहले पुट की थी, ये वाली y1 की जगह आप 2 लिख दें, इज़ इक्वल टू m की जगह क्या लिखेंगे, m की जगह ये 1 लिख देंगे, m की जगह 1 इंटू x माइनस x1, इस x1 की वैल्यू कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली 3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस 2 इज़ इक्वल टू x माइनस 3। अब ये दोनों टर्म जो हैं इनको उधर ले आएंगे, तो इधर आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू x माइनस 3 माइनस y प्लस 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 0 इज़ इक्वल टू x माइनस y माइनस 1, तो ये आपके पास वो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो कि हमें चाहिए थी। एक दफ़ा पेज को मिनिमाइज़ करके मैं दिखा देता हूँ कि प्रीवियस भी हमारे पास यही आंसर आया था, x माइनस वाई माइनस 1। ये आप देख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 1, बल्कि इन दोनों पेजेस को अगर मैं एक साथ ले आऊँ तो देखने में ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें स्टूडेंट जी, इस मेथड से भी ये आंसर आया, इस मेथड। अब आपको दोनों में से जो भी मेथड आसान लगे तो आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, जो कि अगेन ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से आया है। और ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज अगर हम NBF की बात करें तो एक्सरसाइज है 6.5 और कैंटाब में 6.4 है या 6.5 है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और ये वो टॉपिक है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कि आया हुआ पेपर में, और लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। 10 मीटर लॉन्ग वॉल 10 मीटर लॉन्ग लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो ये डायग्राम जो है मैंने कुछ हद तक पहले बना लिया। ये दीवार है, ठीक है, जिसके साथ ये जो सीढ़ी है ये खड़ी की गई है। लीनिंग का मतलब है कि इस तरह उसके साथ अटैच करके टेढ़ी करके खड़ी की गई। द फुट ऑफ द लेडर, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो ये जो 10 मीटर बताया गया है ये लेंथ है इस लेडर की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे A लिख दें, इधर B लिख दें, तो इधर C लिख दें, ठीक है। तो ये लेंथ है किसकी, लेडर की। आगे देखें, द फुट ऑफ द लेडर इज 6 मीटर अवे, यानी इसकी बात कर रहे हैं। द फुट ऑफ द लेडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी ये, तो ये कितना डिस्टेंस है 6 मीटर। तो इन्हीं दोनों से हम जो जो इन्फॉर्मेशन बनती है वो लिख भी लेते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डाटा में क्या क्या गिवन है। एक तो अभी तक क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता चला कि लेंथ ऑफ द लेडर, ठीक है, लेंथ ऑफ द लेडर, उस जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, वो A से लेके C तक है और कितनी लेंथ है 10 मीटर। उसके बाद है जी डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड वॉल, उस दीवार और सीढ़ी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है A से लेके B तक और वो है 6 मीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, इसके आगे फाइंड क्या करना है, द एंगल दैट लेडर मेक्स विद द ग्राउंड, यानी इसका मतलब है कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल थीटा। तो नंबर 1 एंगल थीटा फाइंड करना है। और ये कौन सा एंगल बनेगा, वो एंगल जो कि वो लेडर जो है वो ग्राउंड के साथ बना रही है। नंबर 2, ये तो हो गया ना पार्ट A। और पार्ट B में क्या फाइंड करना है, द हाइट एट विच लेडर टचेज द वॉल, यानी ये वाली हाइट फाइंड करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली हाइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पार्ट B में हमने हाइट फाइंड करनी है, इसको H का नाम दे देते हैं, ठीक है। चलो जी, A पार्ट के लिए क्या करना होगा। A पार्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, एक साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, कोस ऑफ थीटा
बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस एंड टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से हमने कोई एक रेशियो यूज़ करनी है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास बेस भी गिवन है और हाइपोटेनियस भी गिवन है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें बेस भी हो और हाइपोटेनियस भी हो, तो वो है कोस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब इस रेशियो को वहाँ पे लिखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कोस ऑफ थीटा विच इज़ बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अब थीटा फाइंड करना है तो इसको थीटा ही रहने दे, कोस ऑफ थीटा। तो बेस जो है वो है ए से लेके बी तक, ये वाली बेस, और हाइपोटेनियस जो है वो ये है ए से लेके सी तक। वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। ए से लेके बी तक कितनी लेंथ है 6 और ए से लेके सी तक कितनी है 10। अब थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 6 डिवाइड बाई 10। तो कितना आंसर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 53.13 डिग्री, ये जब आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ए पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया। अब बी पार्ट के लिए क्या करना है, ये हाइट फाइंड करनी है। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो यहाँ पे देखें आपको दो लेंथ पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेनियस भी पता है और बेस भी पता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे जी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम वो वाली लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे या वो वाली हाइट फाइंड कर लेंगे जो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस वाली ये लेंथ है जो कि ए से लेके सी तक है, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर वाली ये लेंथ है जो कि फाइंड भी करनी है बी सी का स्क्वायर, और प्लस बेस वाली ये लेंथ है जो कि ए से बी तक है। वैल्यूज पुट कर दें, ए सी की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, बी सी को हमने एच का हुआ है यानी हाइट फाइंड करनी है, स्क्वायर लिख दें, और ए बी जो है वो 6 का स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 कितना आएगा, 64 इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, और यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाना, तो अब यहाँ पे लिख देंगे h इज इक्वल टू 8 मीटर। तो अब यहाँ पे ये भी बता दें कि ये 8 मीटर क्या है, ये बेसिकली हाइट है। ठीक है, हाइट आपने फाइंड की जो कि 8 मीटर है। कौन सी हाइट है, वो हाइट जहाँ पे वो लेटर उस दीवार को टच कर रही है। ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले इसका जो और वाला पार्ट है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 6 है उसका जो और वाला पार्ट है वो सोल्व करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से रिलेटेड है। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें एमसीक्यूज भी आए हुए थे 2, आगे जाके नीचे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। देखिए कह रहे हैं अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेड बॉल्स कितने हैं 5। उसके बाद जी 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन। ब्लू कितने 3 और ग्रीन कितने 2, तो टोटल कितने हो गए 10। ठीक है, टोटल बॉल्स 10। आगे देखें, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, कि आपने उस बैग में से रैंडमली एक बॉल पिक किया, उठाया या निकाला। ठीक है, अब रैंडमली पिक करने का मतलब ये है कि आपने देखा नहीं है, मतलब देख के पकड़ेंगे फिर तो आपको पता चल जाएगा कि रेड है या ब्लू है या ग्रीन है, बिना देखे यानी कि आपने उसको पकड़ा। तो आपने बताना है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस। द ड्रॉन बॉल इज रेड, यानी आपने जो बॉल निकाला वो रेड है। तो आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि जी रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि मतलब क्या चांसेस है कि वो बॉल रेड हो जो आपने पिक किया। तो अब प्रोबेबिलिटी जब भी हमने फाइंड करनी होती है तो अब ये जो 10 है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है कि वो बॉल रेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, कि रेड आने के चांसेस कितने हैं। तो रेड बॉल्स कितनी है आपके पास, रेड बॉल्स हैं 5, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। ये कितने 10, कैसे 10, टोटल बॉल्स कितनी है 10, तो 10 में से ही कोई एक बॉल होगी ना। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, तो जब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 5, टोटल कितनी है 10, तो 5 डिवाइड बाय 10 कितना आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि रेड बॉल आने के कितने चांसेस हैं 1 डिवाइड बाय 2। अच्छा जी आगे चलते हैं,
सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं द ड्रॉन बॉल इज़ नॉट ब्लू, ब्लू ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ड्रॉन बॉल, यानी जो बॉल आपने पिक किया उसमें से निकाला वो ब्लू नहीं है, इज़ नॉट ब्लू। अच्छा, अगर बॉल ब्लू नहीं है तो वो फिर क्या क्या हो सकता है, या तो वो रेड हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है, या फिर ये देखें या तो रेड होगा, अगर ब्लू नहीं है या तो फिर रेड हो सकता है या फिर ग्रीन होगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5 + 2 यानी 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, फेवरेबल आउटकम्स कि अगर बॉल जो है वो ब्लू नहीं है तो बॉल क्या होगी फिर, या तो रेड होगी या फिर ग्रीन होगी। तो 5 + 2 यानी टोटल 7 आपके पास ऑप्शन है, उन सातों में से कोई भी हो सकती है। तो टोटल आउटकम्स अगेन वही टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, वो 10 ही है। तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है नॉट ब्लू की, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नॉट ब्लू की। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 7 डिवाइड बाय 10। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज इस तरह भी ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 का जो और वाला पार्ट था वो भी सोल्व कर लिया। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है। अब अगर हम बात करें टॉपिक की, तो ये टॉपिक है स्टूडेंट लोकस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको इस दफ़ा भी पेपर में लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगर हम एनबीएफ की बात करें तो एनबीएफ की बुक में एक्सरसाइज है 9.7, और अगर कंटाब पब्लिशर की बात करें तो वहाँ पे है एक्सरसाइज 8.3। अब लोकस क्या होता है, लोकस होता है एक पाथ, ठीक है। लोकस क्या होता है, एक पाथ, और वो पाथ क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो पाथ बनता है। तो आपकी जो बुक है, आपका जो सिलेबस है, उसमें 4 तरह के जो लोकस है वो डिफाइन किए गए हैं। तो आपको पहले इस टॉपिक की बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से बेसिक पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आपको बेसिक पता होगी, आप इसमें यूज़ करेंगे चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मतलब आपको कोई लाइन बनेगी, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ के करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो क्वेश्चन है, अ कंपनी wants to install a new cell phone tower that is equidistant, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो equidistant है, from two existing tower located at point P and Q। यानी इस क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि एक कंपनी है वो एक टावर लगाना चाहती है, ठीक है। एक कंपनी है वो एक टावर लगाना चाहती है, और पहले ही 2 जगह पे टावर लगे हुए हैं, जैसे एक पॉइंट P पे लगा हुआ है टावर और एक पॉइंट Q पे टावर लगा हुआ है। तो न्यू एक टावर लगाना है, वो इस तरह से लगाना है कि दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो वो कहाँ पे होगा, उन दोनों के मिड में ही होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस। मतलब अब यहाँ पे जो लोकस बनेगा, लोकस अभी आपको क्या बताया, लोकस होता है पाथ, और पाथ कैसे बनता है, सेट ऑफ पॉइंट से, डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट, काफ़ी सारे पॉइंट हो, उनको आपस में ज्वाइन करें तो आपके पास एक पाथ बन जाएगा। वेयर द न्यू टावर शुड बी प्लेस्ड, मतलब आपने वो रास्ता, वो पाथ फाइंड करना है जहाँ पे वो उसको प्लेस किया जाए, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब पाथ की बात करें तो पाथ ऑब्वियसली क्या बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कैसी स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि मिड पॉइंट में से पास कर रही है। 1 मिनट में इसको अच्छे से बना लूँ अगर तो बन जाए। जी, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कहाँ से पास कर रही है, मिड पॉइंट में से पास कर रही है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, और इसके सेंटर से भी गुजर रही है। तो इस तरह की लाइन को हम बोलेंगे कि ये क्या है, राइट बाइसेक्टर। ये क्या है, राइट बाइसेक्टर। अगर हम पुरानी बुक की बात करें 9th की, तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 12 में इससे रेलिवेंट एक थ्योरम भी था। वो थ्योरम कुछ इस तरह से था कि इस राइट बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट लें तो वो इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। आप बेशक यहाँ से लें या यहाँ से, इधर से लें, इधर से, यहाँ से कोई भी पॉइंट लें तो वो इसके एंड पॉइंट से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस। अब हमें ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, जो ब्लू लाइन है, और यही हमारी कौन सी लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है, या रिक्वायर्ड लोकस है, या रिक्वायर्ड पाथ है, जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है ज़्यादातर हम चैप्टर 8 में जब इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो ये लाइन की इक्वेशन होती थी जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते थे।
अब अगर इस इक्वेशन को मुझे फाइंड करना है तो मुझे एक स्लोप चाहिए होगी, यानी इस लाइन की स्लोप चाहिए होगी। सेकेंडली मुझे एक पॉइंट चाहिए होगा जिसमें से ये लाइन पास कर रही है, तो वो किस तरह से ढूंढेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट देखें, ये वो पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है, और ये जो पॉइंट है अगर आप नोट करें तो ये मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरह से स्लोप फाइंड करनी है। तो पहले मिड पॉइंट की तरफ फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस पूरी डायग्राम को हम ले जाते हैं दूसरे पेज पे, एक मिनट ज़रा, या बल्कि इधर रहने देते हैं, इसी तरह से लेके चलते हैं जी। मिड पॉइंट पहले फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस x2 की कितनी है 8 डिवाइड बाई 2। उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है 5, और प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट आएगा 10 डिवाइड बाई 2 और दूसरा आएगा 8 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, और मिड पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें से वो लाइन पास कर रही है, तो वो आ गया 5,4। अब स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए स्लोप के लिए अब सिचुएशन है कि ये जो लाइन है ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। और हमने पढ़ा हुआ है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे स्लोप फाइंड करनी है गिवन लाइन की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ पी क्यू। सबसे पहले मुझे पी क्यू की स्लोप फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं इसको नाम दे देते हैं m1 का। तो ये किसके इक्वल होगी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अगेन इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो y2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली 3। y2 की वैल्यू कितनी है, लाइन काफ़ी बड़ी लगी, y2 की वैल्यू है 3 माइनस ये वाला माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, और x1 की वैल्यू कितनी है 2। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 और डिवाइड बाय 6, तो आंसर आ गया -1 डिवाइड बाय 3। अब ये किसकी स्लोप आई है, पी क्यू की। अब मुझे किसकी चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन की। तो पहले मैं इसको लेट करता हूँ, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो इसको नाम देते हैं m2 का। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ, एक मिनट यहाँ पे गलती कर दी, रिक्वायर्ड लिखना था, रिक्वायर्ड का स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, मैंने स्लोप लाइन लिख दिया, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ पी क्यू, ये किसके इक्वल होगा, -1 के। ऐसा हमने क्यों लिखा है, इसकी रीज़न बताते हैं। बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि वो जो सिचुएशन है जो कि हमने बनाई है उसमें लाइन्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसका नाम क्या रखा हुआ है, m2 मल्टीप्लाई, और स्लोप ऑफ पी क्यू, इसकी स्लोप का नाम क्या है, m1 इज इक्वल टू -1। m1 की अब वैल्यू पुट करते हैं, जो कि ये वाली वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 3, यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस और ये माइनस कट गए, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो m2 कितना आ गया 3। अब हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये देखें मेरे पास एक स्लोप भी आ गई जो कि रिक्वायर्ड लाइन की है, और मेरे पास एक पॉइंट भी आ गया जिसमें से ये वाली जो लाइन है वो पास कर रही है, इसकी स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट x1 किसके इक्वल, ये x1 है 5 के इक्वल, y1 ये y1 है 4, और m जो कि इक्वल है m2 के और वो इक्वल है 3 के। तो वैल्यू पुट करते हैं y माइनस 4 इज इक्वल टू m की जगह 3 और x माइनस x1 की जगह 5। सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, तो इधर रह जाएगा 0, 3x माइनस 15 माइनस y प्लस 4, ये भी उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा और इसका भी उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो जब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आएगा 3x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट वो आपके पास जो लोकस बन रहा था उसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये आपको समझ आया होगा।
इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, 1 मिनट, ताकि आपको अच्छे से दिखे। वो थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया जी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेते हैं। अब इसके और वाले पार्ट पे चलते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 7 है उसका और वाला पार्ट। ठीक है, अब ये चैप्टर 8 से दिया गया है, एक्सरसाइज 8.2 में जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रेलिवेंट उनसे। अब हमने ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसको पहले तो कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और यहाँ पे देखें आपको कितना बड़ा एडवांटेज दिया गया है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आगे गिवन है। तो 3x + 2y - 18 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको इस फॉर्म के साथ कंपेयर करें जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इसमें y एक साइड पे होना चाहिए, तो आप 2y को इधर रहने दें और 3x जो कि दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3x और -18 जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है, उधर ले गए इसके अकॉर्डिंग। अब y यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन 1 होना चाहिए, तो इसको 2 को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3x + 18 डिवाइड बाई 2। तो y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। फ्रैक्शंस जो हैं वो एलसीएम जो है वो अलग अलग में लिख रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2x + 18 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 9। तो स्टूडेंट ये जो है हमने वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना के दे दी जो रिक्वायर्ड थी। तो इसके नीचे आप लिखते हैं रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें कि मतलब इसमें जो स्लोप है वो -3 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, और जो y इंटरसेप्ट है, ठीक है, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो जो c की वैल्यू होती है वो यहाँ पे 9 है। इस तरह अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्जी। अब ये a पार्ट था जो हमने सॉल्व किया, अब b पार्ट सॉल्व करते हैं। b पार्ट में स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसी को आपने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में देना है। यहाँ पे भी देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है आपको कि वो फॉर्म दी गई है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। मतलब आप समझ लें कि जिनको फॉर्म नहीं आती लेकिन सोल्व करना आता है तो उनके लिए देखिए कितनी बड़ी नेमत है ये। अब देखें ओरिजिनल इक्वेशन हम लिखते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी स्टूडेंट 3x + 2y - 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ये लिखी हुई है कि x और y वाली टर्म इधर होनी चाहिए, 1 उधर होना चाहिए। तो 3x + 2y को आप इधर रखें, 18 दूसरी साइड पर ले जाएं, उधर जाके प्लस हो गया। अब देखें यहाँ पे जो राइट साइड पे यहाँ पे 1 है, तो इस 18 को किसी तरीके से 1 बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 18। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 18 कि अगर मैं 18 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा। 3x डिवाइड बाय 18, 2y डिवाइड बाय 18, 18 डिवाइड बाय 18, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, 3 1 और 3 6 ज़ा 18। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया x डिवाइड बाई 6 + y डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि हमने बना के, सॉरी स्लोप नहीं, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि हमने बना के देनी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके नीचे भी लिख देते हैं थोड़ा सा वर्डिंग बना के ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, वेयर जो x इंटरसेप्ट है, जो x के डिनोमिनेटर में लिखा है ना उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, यानी उसको आप नाम देंगे a का, और वो है यहाँ पे 6। ठीक है, इस तरह इसको भी मैं थोड़ा स्टाइलिश सा हाईलाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे जी जो y इंटरसेप्ट है, यानी जो y की फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं b, और उसकी वैल्यू है यहाँ पे 9। तो ये भी स्टूडेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको पेज को मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये दिख सके। अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 यानी इस सेक्शन का सेकंड लास्ट जो पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। सेकंड लास्ट पार्ट, वैसे तो इसमें 2 ही हैं, 2 पार्ट हैं, सेकंड लास्ट कह तो नहीं सकते, लेकिन काउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये चैप्टर 9 से रेलिवेंट क्वेश्चन है, सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड पहले कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। जब भी 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC ए सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो हमें कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। तो क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स की जो रेशो है आपस में इक्वल होगी। जैसे एक साइड आप कह दें A डिवाइड बाई B इक्वल होगा C डिवाइड बाई D और E डिवाइड बाई F।
कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो आपस में इक्वल होगी। उसके अलावा इनमें से कोई भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आप ले लें, सपोज करें a डिवाइड बाई b, तो वो जो है उनका जो एरिया है वो उनकी जो रेशो होगी वो इन दोनों साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगी, एक ये, और इनका जो वॉल्यूम होगा v1 v2 इन उन्हीं दोनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के क्यूब के इक्वल होगी। ये कुछ फॉर्मूला जो कि हमने एक्सरसाइज 9.2, 9.3 और 9.4 में पढ़े हुए हैं एनबीएफ की बुक में। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम आगे चलेंगे। टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव एरियाज इन द रेशो 25:49। तो हमें रेशो गिवन है एरियाज की। तो सपोज करें हम अगर कहते हैं कि इस स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया A1 है और ग्रेटर का A2 है, तो हमें जो गिवन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट A1 रेशो A2 ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल है पहले वाले का एरिया जो कि 25 है और दूसरे वाले का एरिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 49। ये गिवन है, इसको हम आगे जाके यूज़ भी करेंगे। आगे आपको कह रहे हैं द बेस एंड हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। जैसे देख लें यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगल की बेस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और स्मॉलर की हाइट भी गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं और क्या गिवन है हमें एक तो बेस गिवन है, बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम बोल देते हैं ट्राइंगल ABC, स्मॉलर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह हाइट भी इसकी गिवन है, हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। कोरेस्पॉन्डिंग का बेस का मतलब है कि जहाँ इसकी बेस है वहाँ इसी की बेस होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ इसकी हाइट है वहाँ इसी की हाइट होनी चाहिए। तो ये हाइट और बेस हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है स्टूडेंट बेस एंड हाइट ऑफ लार्जर ट्राइंगल, उसका नाम क्या है DEF। तो ट्राइंगल DEF की बेस एक तो फाइंड करनी है और दूसरे नंबर पे हाइट फाइंड आउट करनी है लार्जर वाली ट्राइंगल की, हाइट ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए हमें एरिया गिवन था तो एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट हम यहाँ पे लिखेंगे इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड। अब कोरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है कि AB जो है इसके कोरेस्पॉन्डिंग है DE, AC जो है इसके कोरेस्पॉन्डिंग है DF, BC के कोरेस्पॉन्डिंग है EF। तो इस तरह से इनको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अगर मेरे पास है AB साइड और डिवाइड मैं इसको करूँगा इसी की कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो कि DE है, ये इक्वल होगा एरिया और एरिया 2, एरिया 1 और एरिया 2 का स्क्वायर। एक बात का यहाँ पे खास ख्याल रखना है, ये देखें A1 जो है वो एरिया है स्मॉलर ट्राइंगल का, तो आपने लेंथ भी ऊपर जो है वो स्मॉलर ट्राइंगल की ही रखनी है, वरना बाद में फिर इशू होगा, आंसर सही नहीं आएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB जो है वो है 10, DE जो है वहाँ लिखा हुआ है B का आंसर हमें फाइंड करना। फॉर्मूला मैंने गलत लिखा, इसको ज़रा मैं करेक्शन करता हूँ। बेसिकली ये इस तरह से लिखना था A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू वो जो साइड्स हैं उनका स्केयर लिखना था, मैंने दूसरी साइड पे स्केयर लिख दिया DE। तो यहाँ पे अब ये ठीक है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं और A1 ये जो A1 रेशो A2 ये हमें गिवन है और ये कितनी गिवन है रेशो 25:49 या 25 डिवाइड बाई 49 इज इक्वल टू AB कितना गिवन है 10, यहाँ से आप देख सकते हैं, और DE कितना गिवन है B, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसका स्केयर। तो अब आप दोनों साइड पे ले लें स्केयर रूट, तो 25 डिवाइड बाई 49 इस साइड पे भी स्केयर रूट और 10 डिवाइड बाई B इस साइड पे भी स्केयर रूट, ताकि हम ये स्केयर खत्म कर सके। तो इस साइड पे जब स्केयर रूट लेंगे तो 5 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा, 25 का 5 और 49 का 7, और इस साइड पे 10 डिवाइड बाई B आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5B इज इक्वल टू 70 आ गया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब B को जब 70 से डिवाइड करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब ये जो B है ये बेसिकली क्या है, अगर हम यहाँ पे इसको लिखें, अगले पेज पे ज़रा मैं लेके चलता हूँ इसको, बल्कि अगले पेज पे क्यों लेके जाना है, हम इसको यहीं पे ज़रा एडजस्ट करते हैं। ये पेज थोड़ा सा हमें इसको ऊपर लिखना था, 1 मिनट जी। तो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट कर ली। अब बेसिकली ये जो B हमने फाइंड किया है ये क्या था, ये थी बेस, किसकी बेस, ये बेस थी ट्राइंगल DEF की। तो यहाँ पे आप लिख दें बेस ऑफ ट्राइंगल DEF विच इज़ इक्वल टू B और विच इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आप देख भी सकते हैं पहले वाले की 10 थी तो ये ग्रेटर है, ऑब्वियस ही बात है ये उससे बड़ी ही आएगी इसकी बेस।
अब दोबारा हमने क्या यूज़ करना है जी, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट के लिए भी हम इसी तरह से, मतलब इस ट्राइंगल की जो लेंथ है और इस ट्राइंगल की जो लेंथ है इनकी रेशो लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगेन इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर है। वी नाउ दैट के A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू, इसकी इस ट्राइंगल की एक लेंथ ले लें आप, यानी हाइट ले लें, जो कि आपके पास बनती है, यहाँ पे कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ पे DEF, यहाँ पे मैं G लिख लेता हूँ जहाँ पे 10 है, और यहाँ पे H लिख लेते हैं, यानी ये C से लेके H, ठीक है, और डिवाइड बाय F से लेके C से लेके G, एक मिनट, यहाँ पे C से लेके G और डिवाइड बाय F से लेके H तक। अब वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। अब ये एरिया वाला आंसर हमें गिवन था, आप यहाँ से देख सकते हैं इनकी रेशो गिवन है हमारे पास, 25 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू CG, ये लिखा हुआ है 15, और डिवाइड बाय ये हाइट, और इसका आप लिख देंगे स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, दोनों साइड पे पहले आप लें स्क्वायर रूट, 25 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय H और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कट गया तो लेफ्ट साइड पे आ गया जी 5 डिवाइड बाय 7, और इधर आ गया 15 डिवाइड बाय H। दोबारा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5H ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर इससे, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो H इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7, H इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब ये 21 सेंटीमीटर क्या है, ये बेसिकली हाइट है, किसकी, हाइट ऑफ ट्राइंगल DEF विच इज़ इक्वल टू H और विच इज़ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट इन डिटेल मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जो कि हमने फाइंड करनी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का जो और वाला पार्ट है वो क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा था गिवन डेटा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन kg ऑफ 30 बैग्स ऑफ राइस, यानी चावलों के 30 बैग हैं जिनके वेट बताए गए। कैलकुलेट मीन वेट। अब मीन वेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और ये कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा है। तो कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन जो है इसका फॉर्मूला आपके पास होता है सम ऑफ fx डिवाइड बाय सम ऑफ f, ये फॉर्मूला होता है आपके पास अरिथमेटिक मीन का फॉर ग्रुप्ड डाटा, और ग्रुप डाटा में भी कौन सा डाटा, कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी तो है आपके पास, लेकिन ये x नहीं है, और ये x क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट्स क्लास मार्क। क्या होते हैं, क्लास मार्क्स होते हैं, क्लास मार्क्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल x से। अब ये इनको आप मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं, क्लास मार्क जो होते हैं इनको मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है मतलब अरिथमेटिक मीन के टॉपिक से रेलिवेंट हार्ड एरिया के पेपर में भी आया था। तो वे मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आप इन दोनों को ऐड करें, 5 + 9 और 2 पे डिवाइड कर दें, तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा 7। फिर उसके बाद अगला आप इन दोनों को ऐड करें, 10 + 14, जो आंसर है 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 12। इसी तरह आप इन दोनों को भी डिवाइड करें और पहले ऐड करें, 15 + 19 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आएगा 17। आप देखें स्टूडेंट इनमें कितना कितना डिफरेंस है, 5 का, ठीक है, इधर भी देखें 5 का डिफरेंस है। तो आप एक या दो मिड पॉइंट निकाल के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इनमें देखें 7 है तो 5 का डिफरेंस है, 12 है तो 17 है 5 का डिफरेंस, तो बाकी आप 5 के डिफरेंस पे लिख सकते हैं, यानी ये आएगा 22 और ये आएगा 27। आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं। अब ये तो आ गया x, अब हमें जो कॉलम चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो f और x का प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हम f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे f है 5 और यहाँ पे 7, तो 5 7 था 35। इसी तरह यहाँ पे 7 और यहाँ पे 12, तो 7 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे 84 आएगा। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे 10 और इधर 17, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 170। सिमिलरली यहाँ पे 4 इधर 22, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 88। एंड सिमिलरली यहाँ पे 4 और इधर 27, तो आंसर आ जाएगा 108। सही हो गया, ये सारा हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें इनका सम चाहिए, तो अब इन सारी वैल्यूज़ को हम सम करेंगे तो आंसर आएगा 485। तो ये तो आ गया इसका आंसर। तो अब सम ऑफ एफ भी चाहिए, तो इन सब को भी ऐड करेंगे, तो इन सब को ऐड करने से आंसर आता है 30। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें और कैलकुलेट कर लें, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 485 डिवाइड बाय 30। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 16.17 करके कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन को हम इस तरह से शो करते हैं, तो 16.17 ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला आता हो और इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हों वो किस तरह से फाइंड करनी है, तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। इसमें ये कहा जा रहा है सॉल्व दी इनइक्वालिटी। ये आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। एंड सेकेंडली प्लॉट दी सोल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। तो पहले जितना हमने काम करना है उतना हाईलाइट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें आपको दो साइन नज़र आ रहे हैं इनइक्वालिटी, एक ये एक ये। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। हम लिखेंगे 3x + 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 - 3 इंटू एक्स प्लस टू। ये एक पार्ट हो गया जिसको हमने सॉल्व करना है। और दूसरा पार्ट कि इस मिडल वाले को फिर दोबारा से लिखें 5 - 3 इंटू एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 6x - 10। ये दो पार्ट्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 5 लेस देन और इक्वल टू 5, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया -3x, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6। तो 3x + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 - 6 कितना आंसर आ गया, -1 - 3x। अब इस -3x को इधर लेके आएंगे, 3x तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस, और इस 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये आएगा 6x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस का 1 मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये 6 नहीं है, यहाँ पे 5 आएगा। 5 था ना, उधर से आया ये वाला 5, तो बाद में 6 होना था। x इज लेस देन और इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 6, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको सोल्यूशन साइड में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -1। ये जितना हमने सोल्व किया उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन लिख दिया। अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। 5 इसको अंदर मल्टीप्लाई किया -3x माइनस प्लस -3 टू द 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6x - 10। 5 - 6 -1 -3x इज लेस देन और इक्वल टू 6x - 10। अब आप इसको उधर ले जाएं तो 6x + 3x, और इस -10 को इधर ले आएँ तो -1 + 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 - 1 9, 9 इज लेस देन और इक्वल टू 9x। ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 9 इज लेस देन और इक्वल टू x। तो आंसर आ जाएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू x। x को आप इधर लिखें, 1 को इधर लिखें तो फेस जो है वो x की तरफ ही ओपन होगा। तो ये हमने ये भी सोल्व कर लिया। x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करें ना, x को यहाँ लिखें, यहाँ एक साइन लगाएं, यहाँ एक साइन लगाएं, तो देखें दोनों इनइक्वालिटीज़ में से x कहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ इसकी तरफ फेस ओपन है ना, तो x ग्रेटर है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, और x जो स्मॉलर है वो इस इनइक्वालिटी में, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब जब भी हम इस तरह से इनइक्वालिटी लिखते हैं ना, तो हम इधर लिखते हैं स्मॉलर नंबर और इधर ग्रेटर, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। ठीक है, मतलब आप इस तरह से इनको कंबाइन करके नहीं लिख सकते। ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है, और कंपाउंड इनइक्वालिटी है और वाली, अगर आपको याद हो जो हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था, उसको अच्छे से मैंने समझाया भी था आपको। ठीक है, अब रही बात इसको नंबर लाइन पे ड्रा करने की, तो नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सपोज करें यहाँ पे 0, इधर हम 1 लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं -1। तो ये पहली जो इनइक्वालिटी है ना x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये देखें, ये -1 है। एक मिनट, हम कलर चेंज करते हैं। ये -1 है, इसको आप इस तरह सर्कल करें और इस सर्कल को फिल कर लें। फिल क्यों किया, क्योंकि ये नंबर खुद भी शामिल है। तो इस तरफ -1 से लेस का मतलब है कि आप -1 से छोटे नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। दूसरा देखें 1, उस सर्कल को आप फिल करें ज़रा, सर्कल को जब फिल करेंगे, क्योंकि ये खुद भी शामिल है, तो इससे हम ग्रेटर लिख रहे हैं। तो आप देखें, ये अगर आपको पहले नहीं समझ आया कि ये जो और वाली इनइक्वालिटी, तो आप देख लें, और वाली जो इनइक्वालिटी होती है उसमें आंसर हमेशा जो है एक साइड पे जा रहा होता है, दूसरा दूसरी साइड पे जा रहा होता है, मतलब उनका कॉमन पार्ट नहीं आएगा। ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है, कॉमन वाला एरिया नहीं आएगा। तो फाइनल सोल्यूशन सेट भी लिख देते हैं अगर लिखना चाहते हैं आप। तो x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल टू -1, और यहाँ पे आप लिखते हैं कि और, ताकि चेक करने वाले को भी पता चले कि आपको अच्छे से पता है कि ये और वाली इनइक्वालिटी थी या फिर एंड वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 9 पार्ट है, उसका जो और वाला पार्ट है वो हम करते हैं। प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक है उससे पहले भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 4 नंबर का, यानी शॉर्ट, और एक ये 4 नंबर का, और 2 MCQs भी इसी से रेलिवेंट थे इस पेपर में। यानी 10 नंबर का जो पेपर है वो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से दिया गया है। तो आपने इस टॉपिक को ज़रा अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे रेलिवेंट।
क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, इस फॉर्मूले को पहले इधर ले जाए। अच्छा, क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, अ फेयर सिक्स साइडेड डाई एक लूडो का दाना है जिसको रोल किया गया 60 टाइम्स। अब ये जो 60 टाइम रोल किया गया है, यानी कि ये आपके पास होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है कि जितनी दफ़ा आप उस एक्सपेरिमेंट को या आप उस इवेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो हमारे पास हैं 60, ये वैल्यू है n की 60। आगे देखें, कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि ये क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, कि किसी भी इवेंट को कितनी दफ़ा परफॉर्म किया जा रहा है और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, जो भी आपको इवेंट बताया जाएगा कि मतलब इस चीज़ की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, तो उसी की प्रोबेबिलिटी मतलब सिंगल इवेंट की पहले आप फाइंड करेंगे, फिर उसको नंबर ऑफ ट्रायल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि रोलिंग एन इवन नंबर साइड, यानी मतलब आप लूडो के दाने को रोल करते हैं तो आपके पास कोई इवन नंबर आ जाता है। अब देखें, जब भी आप लूडो के जो दाने हैं, लूडो हम खेल रहे होते हैं, डाई को रोल करते हैं, तो आपके पास ये नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लें या सिर्फ टोटल आउटकम्स लिख लें, तो वो हो गए 6, ठीक है। अब इसमें से इवन कितने हैं, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स वो कितने आ सकते हैं, वो 3 आ सकते हैं। अब हम इवन आने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि जो आपको फेवर दी जा रही है कि ये आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब वैल्यू पुट करते हैं, एक मिनट, टोटल कम्स लिख दिया, टोटल आउटकम्स लिखना था, टोटल आउटकम्स। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 6, तो जिसको सोल्व करके 1 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा, 1 डिवाइड बाय 2। अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी, इवन नंबर आने की, ठीक है। तो अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम पहले यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो मैं वहाँ शिफ्ट किया था, इस फॉर्मूले को लिखते हैं हम यहाँ पे, और साथ में इसको कॉपी भी कर लेते हैं, दोबारा भी लिखना है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे स्टार्ट पे 60, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1 डिवाइड बाय 2, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 30। यानी कि अगर आप उस डाई को 60 दफ़ा रोल करते हैं तो इवन नंबर आने के 60 जो है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में क्या है, इसमें आपको कह रहे हैं अ प्राइम नंबर साइड, रोलिंग अ प्राइम नंबर साइड। अब प्राइम नंबर के बारे में पूछें तो अगेन हम यहाँ पे कुछ चीज़ें वही सेम लिखेंगे। टोटल आउटकम, जब भी हम एक लूडो के दाने को जो रोल करते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो हैं 6G। अब फेवरेबल आउटकम्स वो कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे भी 3 होंगे। कैसे 3 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखें ये 3 नंबर ही हैं जो प्राइम है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने और एक के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स आ गए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, तो ये किसके इक्वल होगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 6। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 6, तो आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 2। ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। अब इसकी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, अगेन 60 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 30। तो ये स्टूडेंट आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई प्राइम, रोलिंग अ प्राइम साइड की और रोलिंग अ इवन नंबर साइड की। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की वो अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कैलकुलेशन में या कहीं समझाने में कोई गलती कुताही हुई हो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा कि मैं आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सका। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें मुझसे। अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे, वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करें। इससे जो भी आपके लिए काम कर रहे होते हैं, टीचर्स आपके या आपके मेंटोर जो भी, उन्हें एक मोटिवेशन मिलती है और उनकी कोशिश होती है कि वो नेक्स्ट जो काम जो भी करें आप लोगों के लिए वो और भी ज़्यादा मेहनत और लगन से करें। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप मुझसे किसी भी क्लास की ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लोकल एरिया का जो पेपर है उसका सेक्शन सी इन डिटेल सॉल्व करेंगे।